अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था 97वां क्वेश्चन, और अब इस वीडियो में हम 98 से आगे करेंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, पूरे आपको 200 तक मैं बताने वाला हूँ। अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था, तो अधिगम का जो सूझ का सिद्धांत है वो किसने दिया था? सूझ की बात अगर कहीं पर आती है तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये सूझ है और सूझ कहीं भी है तो वो कोहलर है। तो सूझ का सिद्धांत जो दिया था वो कोहलर ने दिया था, और कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। जी हाँ, सुल्तान उसका नाम था। तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जहाँ पर भी संज्ञानात्मक की बात आएगी वहाँ पर जीन पियाजे बेफिक्र होके आपको करेक्ट कर देना है। तो जीन पियाजे यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? सामाजिक विकास की अगर बात आती है तो वहाँ पर आता है व्यगोत्स्की। जी हाँ, व्यगोत्स्की, सामाजिक व्यगोत्स्की, कुछ आप इस टाइप से याद कर सकते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुकारक यानी कि थॉर्नडाइक। जहाँ कहीं आपको बहुकारक दिख जाए वहाँ थॉर्नडाइक ही आएगा। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष तक बताई गई है शैशवावस्था की आयु। तो जन्म से 5 वर्ष तक आपकी शैशवावस्था बिल्कुल करेक्ट है। अब जन्म से 5 वर्ष शैशवावस्था होती है, फिर 6 से 12 बाल्यावस्था होती है, और 12 से 18 तक बताई गई है आपको किशोरावस्था, ताकि आपको याद रहे इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा एक किसी भी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। ये सबको पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं बहुत देर तक, इसका मतलब ये है कि आप ध्यान लगा रहे हैं उसके ऊपर, यानी कि आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 105, वह ध्यान जिसमें इच्छानुसार किसी व्यक्ति पर चेतना केंद्रित करता है। अपनी इच्छा से कर रहा है, लेकिन अपनी इच्छा से कर रहा है तो ऐच्छिक हो गया, जाहिर सी बात है। आंसर जो है वो क्वेश्चन में छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसमें इच्छा के बिना, तो जब इच्छा के बिना बात हो रही है जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अनैच्छिक हो गया, क्योंकि इच्छा की बात ही नहीं हो रही है, तो अनैच्छिक हो गया, उसकी इच्छा से काम नहीं हो रहा है। 107वां क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो ये चीज़ किसने कही है? ये कही है स्किनर ने। ये विचार है किसका? स्किनर का विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसको हम माप सकते हैं। तो सिंपल सा है, स्किनर ने ये कहा है, काफ़ी लंबा है। अब ये बहुत ज़्यादा आते हैं विचार वगैरह, कथन वगैरह, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। 108वां क्वेश्चन है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ये भी आपको स्किनर ने दिया था। प्रसूत अधिगम यानी कि स्किनर। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का नियम है? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, या उपयुक्त सभी? सब नियम थॉर्नडाइक ने दे रखे हैं ऑलरेडी, तत्परता का भी, अभ्यास का भी, प्रभाव का भी। वाटसन ने संवेग बताए हैं। कितने संवेग बताए वाटसन ने? 3 संवेग बताए हैं। अब वाटसन ने कौन कौन से संवेग बताए हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है इंपोर्टेंट, जो हमारा 111वां क्वेश्चन है। चलिए 111वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन कौन से संवेग बताए हैं? भय, क्रोध, प्यार, ये तीनों संवेग बताए हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। इसमें हम उपर्युक्त सभी पर टिक करेंगे। 112वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया? कबूतर पर स्किनर ने अपना प्रयोग किया था। 113वां क्वेश्चन है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, कहा जाता है, तो विकास कहा जाता है। तो ये किसने कहा है? ये किसका वर्ड है? मुनरो का। जी हाँ, प्रौढ़ावस्था तक की जो बात है, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की, वो परिवर्तन के बारे में मुनरो ने कही है। रुचि में निहित है। अब रुचि में क्या क्या निहित है? अवधान, अनुभव, ज्ञान या मनोरंजन। अवधान रुचि में निहित है। रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर सभी? इसका आंसर हमारा है ये सभी, क्योंकि ये सारी बातें हमारी लगभग रुचि से बिलोंग करती हैं। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। अब अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक या आवासा दोनों। अब बालक और उद्दीपक दोनों ही हमारे स्रोत है, तो आवासा इसमें हम टिकेंगे। 117वां क्वेश्चन है कि अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रयत्न और भूल यानी कि थॉर्नडाइक। यहाँ पर प्रयत्न और भूल है, यानी कि थॉर्नडाइक अभ्यास का सिद्धांत उन्होंने दिया है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत उन्होंने दिया है। ये किसके हैं?
थॉर्नडाइक इसका आंसर है। अवधान में निहित है, अवधान में अब क्या निहित है? प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि या फिर ज्ञान। अभी ऊपर आया था अवधान, तो रुचि आया था, रुचि आएगा तो यहाँ पर ध्यान आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलबर्ग, थॉम्सन, फ्राबेल या फिर जॉन ड्यूवी। नैतिक विकास की अगर बात आती है तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो कोहलबर्ग हैं। 120वां क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके, उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक को एक सफल व्यक्ति बनाया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे थॉम्सन। जो कथन है ये थॉम्सन का कथन है, तो आपको इसे याद रखना है। इसके बाद सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? सीखने के वक्र के बारे में प्रदर्शन दिया है वो स्किनर ने दिया है। स्किनर जो है उसने वक्र से आपको सीखने के वक्र के बारे में बताया है, तो यहाँ पर हम स्किनर टिक करेंगे। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? मनोविश्लेषण विधि यही एक विधि है जिसमें मनुष्य के चेतन के साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। और मनोविश्लेषण विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है अपनी बुक से। बाकी मैं अभी थोड़ी देर में और बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अल्पकालिक स्मृति, अल्पकालिक यानी कि कम समय के लिए। तो इसमें क्या है कि इसमें व्यक्ति उत्तेजना को शीघ्र भूल जाता है। अब कम समय के लिए है तो यानी कि शीघ्र भूल जाएगा, तो ए इसमें वैसे ही ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब रुचि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, अभिभावकों का उचित व्यवहार, अनुचित व्यवहार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा उपयुक्त सभी है, क्योंकि यह सारी चीज़ें जो हैं हमारी किसी भी बच्चे की रुचि को प्रभावित कर सकती हैं। परिवार की स्थिति भी और विद्यालय का वातावरण भी और अभिभावकों का अनुचित व्यवहार भी। 125वां क्वेश्चन, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये किसने कहा है? ये किसकी परिभाषा है? आपको बताना है रूथ बेनेडिक्ट की, वुडवर्थ की या फिर यहाँ पर पी जिन्सबर्ग की। और अगला हमारा जो लास्ट ऑप्शन है एनास्टेसी की। इसका आंसर है रूथ बेनेडिक्ट। तो आपको इसमें रूथ बेनेडिक्ट पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? पदार्थ नहीं आता, प्रत्यय नहीं आता, संवेदना नहीं आती या प्रतिभा नहीं आती। चिंतन में तो प्रतिभा, प्रत्यय, संवेदना सब होता है, बस क्या नहीं होता? पदार्थ नहीं होता। तो पदार्थ इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इन आंसर को रिवाइज करते रहिएगा, मेरे साथ में पढ़ते रहिएगा, तो आपको एक बार ये रिवाइज होता रहेगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। आगे हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 127, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य करने के योग्य होता है, यानी कि वह एक परिपक्व इंसान बन जाता है। तो इसका आंसर क्या है? परिपक्वता। अगला क्वेश्चन हमारा, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होते हैं उसके भाग होते हैं जीन्स। सिंपल है, अगर आपको आनुवंशिक गुण प्राप्त हो रहे हैं तो वो जीन्स से ही ट्रांसफर होते हैं, ये आपको याद रखना है। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य इस तरह से बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है हमारी 90 से 109। 140 से ऊपर होती है प्रतिभाशाली बालकों की और 70 से कम होती है हमारी मंद बुद्धि बालकों की, यानी कि सबसे कमजोर बालकों की। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? ये मरे एंड मॉर्गन ने TAT का परीक्षण का निर्माण किया था। 130 क्वेश्चन है हमारा 31, बालक के केंद्रक में सामर्थ्य कितने गुणसूत्र होते हैं? सबको पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। आंखें बंद करके यहाँ 46 लगा सकते हैं इसमें आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? कौन सा करता है? भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी से ही परीक्षण जो बुद्धि का मापन होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 133, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था शैशवावस्था वाला, उसे मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सी अवधि मानी जाती है? 6 से 10 वर्ष की। कुछ लोगों ने 6 से 12 वर्ष ही बताई है, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। 6 से 12 वर्ष और 6 से 10 वर्ष, यानी कि 6 साल से ऊपर की, और कुछ लोग 5 से 10 वर्ष की बताते हैं। तो अलग अलग सबके मत है, बट आपको ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। फिलहाल 6 से 10 वाला ऑप्शन ठीक है हमारा यहाँ पर।
134 क्या है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी गई है। अब किशोरावस्था की अवधि क्या है, 11 से 18। तो यहाँ पर हम इसे करेक्ट करेंगे, यानी कि हम अगर देखें तो 0 से 5 साल तक शिशुअवस्था, 6 से 10 तक यहाँ पर हमारी आएगी बाल्यावस्था, और 11 से 18 तक आएगी हमारी किशोरावस्था। और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। अब संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है, पावलाव का, स्किनर का, फ्राबेल का या डाल्टन का। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा सिद्धांत जो है वो पावलाव का सिद्धांत है। तो पावलाव यहाँ पर हम टिक करेंगे। चिंपैंजी पर आधारित सूझ के सिद्धांत को जानते हैं, किससे जानते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णाकृति सिद्धांत से, या फिर सभी से। तो इसका आंसर है हमारा सभी से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। 138 संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनको इन 3 भागों में बांटा है, इसका आंसर है ब्रूनर। ब्रूनर ने इनको 3 भागों में बांटा है। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था है वह, जिसमें वह परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है, पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था। इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका यह हमारा आंसर हो जाएगा। 140 क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना, तर्क करना प्रारंभ कर देता है, वह स्तर है। अब इसमें कौन सा स्तर है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जिसमें तर्क करना आरंभ कर देता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जिसमें वह विभेद करना शुरू कर देता है, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 140 क्वेश्चन क्या है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया, किसने किया, जीन पियाजे ने। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं, तो अधिगम के जो गौण नियम दिए हैं वो थॉर्नडाइक ने कितने दिए हैं, इतने दिए हैं 5 नियम। तो हम यहाँ पर 5 नियम पर टिक करेंगे। कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, आप किस चीज़ को खुद अर्जित करते हैं, यानी कि प्यास को, भूख को, निद्रा को नहीं करते ना। प्रतिष्ठा, इज्जत वो आपकी खुद की अर्जित की हुई होती है, इसलिए हम इसे अर्जित अभिप्रेरणा में रखते हैं। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता, आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, यानी कि आपकी चीज़ का विस्मरण हो रहा है। शुद्ध हिंदी शब्द होता है संस्कृत में विस्मरण, किसी चीज़ को भूलना। तो यहाँ पर हम इसे 144 में टिक कर देंगे, ए वाले पर। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में से निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। इसका है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, क्योंकि ऐसा करने से स्कूल की ग्रोथ होगी, स्कूल के जो टीचर्स हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे। 146 है हमारा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं उनको होता है डिस्ग्राफिया। एक बच्चा जो डॉट से ग्रस्त है, सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। और आप सब जानते हैं कि जब भी किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो उसे डिसलेक्सिया बीमारी होती है, डिसलेक्सिया से ही ग्रस्त है वह। अगला क्वेश्चन हमारा, जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं, जब दोनों में लगभग समानताएं लगभग अजीब मतलब अलग ही हैं और आपस में वो भिन्न व्यवहार करते हैं, तो क्या बोलते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता। तो हमारा ये जो टिक है वैयक्तिक विभिन्नता पे लगेगा। प्रोजेक्ट प्रणाली जनदाता कौन है, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली पैट्रिक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि प्रे ट्रे आ रहा है, तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। से मैंने तो इस टाइप से ही याद किया है। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है, वह मापन रेखा विधि। जी हाँ, उसको हम कहते हैं मापन रेखा विधि। और 150 क्वेश्चन जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाते हैं। 151 बाल विकास का प्रमुख आधार है। अब बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बाल विकास के प्रमुख आधार हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है। कथन किसका है, वंशानुक्रम के बारे में जो कथन दिया था वो रूथ बेनेडिक्ट ने दिया था कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हमारे वंशानुक्रम हैं। बाल विकास की अवस्थाएं हैं, अब ये तीनों ही अवस्थाएं हमारे बाल विकास की हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी में हम टिक कर देंगे, इजी सा क्वेश्चन था, इसके बारे में मैंने अभी आपको पिछले 3-4 क्वेश्चन में बताया भी है, तो ऐसे आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। 144 क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ऐसा कुछ नहीं है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ठीक है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। 155 RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल सन 2010 में ये लागू हुआ था। तो 6 वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है तो अधिगम की कौन सी विधि होती है? तो वह अपनी जो विधि है वो परीक्षण करके सीखना है कि वह परीक्षण कर रहा है उसके बाद वह सीख रहा है या वह परीक्षण करके सीखना, इस पर टिक करेंगे। नैतिक विकास, अब नैतिक विकास की बात आ गई है तो कोहलर आएगा। आप ध्यान रखना नैतिक विकास के बारे में अगर कोई बात क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर कोहलर के बारे में टिक कर देना है। विगोस्किन के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? अपने साथी समूह के सदस्य बनते हैं वे किशोर अवस्था में, क्योंकि उनको साथी समूह यानी कि टोली टाइप्स तो वो बन जाते हैं किशोर अवस्था में। जैसे बोलने हैं कि भाई मैच खेलने चलना है, चलो भाई, फ्री होता है इंसान। वहाँ आपने मना किया, नहीं माननी बात, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर विद्रोह की भावना भी थोड़ी सी आ जाती है इस उम्र में। 159 क्वेश्चन, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी की स्वायत्तता। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षार्थी की स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास vygotsky से संबंधित है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? इसका जो संबंध है वो है हमारा जीन पियाजे से। जी हाँ, तो इसका टिक हमारा जीन पियाजे रहेगा। वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? ये बात किसने कही थी? ये बात भी जीन पियाजे ने ही कही थी। यहाँ पर भी हम जीन पियाजे को टिक करेंगे। सूझ का सिद्धांत दोबारा आ चुका है। ये सूझ के सिद्धांत के बारे में कोहलर का टिक है। किसका कथन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं? दोबारा आ गया ये भी, रूथ बेनेडिक्ट है, सबको पता है। 165वां क्वेश्चन क्या है? 165, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? किसने कहा था? ये हरलाक ने। ग्रहण कर रहे हैं, किसी चीज़ को लॉक कर रहे हैं, परिपक्वता को लॉक कर रहे हैं, इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। तो हरलाक यानी कि परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। अगला क्वेश्चन है 166, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रमिक विकास के कौन है? किंग एंड थॉर्नडाइक। तो इसका हमारा आ वाला ऑप्शन ठीक है। अधिक तनाव का काल कौन सा है जिसमें ज़्यादा टेंशन लेता है बच्चा? वो है किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा तनाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक यानी कि लिखना, यहाँ पर हमारे काफ़ी सूक्ष्म गतिक हो रही है। अगला क्वेश्चन हमारा 169 की बात करते हैं, तो वो है हमारा नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय या फिर मेरा परिवार। आप सब जानते हैं जब बच्चे को हम सिखाते हैं कोई भी चीज़ तो मेरा परिवार के बारे में ज़्यादा पता होता है उसे, इस पर हम टिक करेंगे। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय किसका? विद्यार्थियों की त्रुटियों के लिए। सिर्फ इसके अलावा बाकी सब कुछ आपको ध्यान रखना है। डिसलेक्सिया अभी मैंने बताया था आपको, पढ़ने की समस्या से संबंधित है। बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम करता है। इसके अंदर 72 क्वेश्चन जो है वह है प्राथमिक स्तर के बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? क्या तरीका है? गृह कार्य। जी हाँ, उनके गृह कार्य हम उनको आकलन कर सकते हैं। किसी आवर्गीकृत पद्धति में सबसे अधिक बार बार आने वाली संख्या सबको पता है बहुलक है, मैथा क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ये हमारा यहाँ पर 174 क्वेश्चन बोले जाते हैं। 175, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? बिने। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं बिने। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कारक, समूह कारक जब आ गया है तो थर्स्टन है। समूह कारक यानी कि थर्स्टन, भूलना मत, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद करके जाइएगा, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा बुद्धि सीखने की योग्यता है। कथन किसका है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कहा था बकिंघम ने। किसने? बकिंघम ने। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। पिछड़े बालक वे हैं। पिछड़े बालक कौन है? जिनकी सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे में द ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और उपयुक्त सभी पे टिक लगाएंगे। दैट्स अ गुड थिंग। 179, के कारण प्रतिभाशीलता होती है। के कारण, किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? आप बताओ। मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवांशिकता, रचना के कारण, वातावरण प्रेरणा के कारण, या बा और सा दोनों का संयोजन। तो बिल्कुल ठीक है। आनुवांशिक के कारण भी कुछ लोग प्रतिभाशाली होते हैं, जैसे पापा तेज हैं पढ़ने में तो उनका बच्चा भी तेज हो गया। किसी के पेरेंट्स के अंदर कोई चीज़ क्रिएटिविटी ज़्यादा है तो बच्चों के अंदर भी आती है। और दूसरी बात डिपेंड करती है वातावरण पर कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वहाँ से बच्चे को कैसी शिक्षा मिल रही है, वो भी हमारा डिपेंड करता है इस पर ही। 180 क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू नहीं होता। तो ये जो नियम है ये किस बच्चे पर लागू नहीं होता, ये आपको बताना है। ये 14 से 18 साल के बच्चे पर यह वाला नियम लागू नहीं होता है।
181 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो कैसे सिखाएंगे? हम उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। माध्यम भाषा जैसे कि हिंदी भाषा। 182 क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। कौन सी शिक्षा होनी चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के साथ। जाहिर सी बात है कि भाई अगर किसी को आवश्यकता है अलग से तो उसकी जो शिक्षा है वो भी अन्य सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। विशेष शिक्षा संबंधित है। अब विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? अब हमें ये बताना है। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्र की लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। इसका बी ऑप्शन ठीक है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। सी वाला ऑप्शन है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। ये किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है ये विशेषता है हमारे सृजनशील बालकों की। सृजनशील बालकों की हमारी विशेषता है। सा वाला ऑप्शन हम यहाँ पर टिक कर देंगे। एक बार इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह सृजनशील बालकों की विशेषता है। 185 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? अब जन्मजात इंसान कौन होता है? केवल मंदबुद्धि होता है, क्योंकि दृष्टि दोष बाद में आ सकता है, श्रवण दोष भी बाद में आता है, मूक बधिर भी बाद में आता है, लेकिन जो जन्मजात होती है वो मंदबुद्धि है। अगर किसी के बच्चे की बुद्धि मंद है, किसी में कोई क्रोमोसोम्स कम रह गए हैं या फिर कुछ बात नहीं बनी है, जैसे कि आप जब गर्भ में बच्चा होता है उस समय अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे में बच्चे के जो मस्तिष्क है उसका विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बच्चे की जो मंद बुद्धि है वो केवल जन्मजात होती है, बाकी सारे जो दोष वगैरह हैं वो बाद में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 186, मंद अभिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य युक्त से कम रह जाती है कहे जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पिछड़े। ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा वो पिछड़े वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 187 क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता हेतु किया जाता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। डेसिबल इसका सही आंसर है। अगर यहाँ पर जीके में भी आता है, कहीं भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, डेसिबल है इसका सही आंसर। इसकी स्कूली बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो जो स्कूली बच्चे हैं उनकी जो भिन्नताएं होती हैं वो किस किस रूप में अलग होते हैं? शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, रुचि के रूप में, तीनों में ही अलग होते हैं। तो सभी पर हम इस पर टिक कर देंगे। 89वां क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा होती है कौन सी? समावेशी शिक्षा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सब सही अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आप याद भी कर रहे होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ये कि पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन बच्चे आते हैं? जो विशिष्ट होते हैं उनके अंदर कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। अब ऐसा तो नहीं है कि विशिष्ट बालक केवल प्रतिभाशाली बालक ही होंगे, पिछड़े बालक भी विशिष्ट हैं और मंदबुद्धि बालक भी विशिष्ट हैं। तो ऐसे में इसका आंसर से ये सभी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। 192 क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसने कहा है ये? सेफर ने, ड्राइवर ने, हेडफील्ड ने या फिर लेडेक्स ने। ये ऑप्शन जो हमारा है, ये कथन जो है हमारा, ये ड्राइवर का है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो हम यहाँ पर ड्राइवर पर टिक करेंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। अब देखिए कौतूहल है, सृजनात्मक है, अनूठापन है, ये सब चीज़ें क्या है कि प्रतिभाशाली होने के लक्षण दिखाती हैं। बट दूसरों के साथ ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि दूसरों के साथ जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर ठीक है। 194 क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, उन्हें जब जो अन्य विद्यार्थी हैं उनसे अलग किया जाएगा तभी वे अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा विकसित कर पाएंगे। इसका हमारा जो सही आंसर है वो सा वाला है। 195 क्वेश्चन, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। जो समन्वित शिक्षा है उसकी सफलता निर्भर किस पर करती है? शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, कि आप किस क्वालिटी का जो वस्तु है वो प्रयोग कर रहे हैं। 196 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता कौन सी है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर,
या फिर ऑटिज्म। तो इसका आंसर भी वही है, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने की अक्षमता, यह हमारी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। 197 है, जन्म के समय चोट या भ्रूण की क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जैविक मंदता। जी हाँ, इसका सही आंसर हमारा वो ये है कि जैविक मंदता कहलाती है कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से जो मानसिक मंदता आती है उसे हम जैविक मंदता कहते हैं। तो हमारे जो जितने भी अभी तक हाइपर जो हमारे ये जो थे MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोई भी आपको बहुविकल्पीय इसके अलावा तो शायद ही ना मिले। हाँ, वो अलग बात है कि आप एक बार शॉर्ट आंसर जो है लघु प्रश्न जो हमारे लघु उत्तर हैं उनको पढ़ के जाइएगा, उसमें से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय वो बन जाते हैं। इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर है वो अच्छा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर DLED एग्ज़ाम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे।